जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा इमरजेंसी प्रोविजन, ठीक है, जो कि हमारे पॉलिटी का बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा एम लक्ष्मीकांत का पॉलिटी का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16 है, जो कि क्या है हमारा इमरजेंसी प्रोविजन है, जो कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे क्या होते हैं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा इमरजेंसी प्रोविजन क्या है, यानी आपातकालीन प्रावधान क्या है, और आपातकालीन प्रावधान को संविधान में जोड़ने का उद्देश्य क्या है। अब कोई भी काम क्यों किया जाता है, उसका कुछ ना कुछ तो रीजन होता है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि इस इमरजेंसी प्रोविजन को हमारे संविधान में यानी कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड करने का क्या रीजन था। और आज हम लोग जानेंगे कि इमरजेंसी प्रोविजन यानी आपातकालीन कितने तरह के होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। इन सब के बारे में आज पूरा मतलब गहराई में पढ़ेंगे कि हमारा नेशनल इमरजेंसी कौन है, और स्टेट इमरजेंसी क्या है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है, और इनकी घोषणा का आधार क्या है, यानी नेशनल इमरजेंसी किस आधार पर लागू होता है और इसकी समाप्ति कैसे हो सकती है। और अगर नेशनल इमरजेंसी एक बार लागू हो गया तो उसकी मतलब जो वैलिडिटी है, यानी उसके लागू होने के तिथि से उसके कितने दिन तक वो लागू रहेगा, और फिर उसके मतलब दिन को बढ़ाने के लिए यानी उसकी अवधि को बढ़ाने के लिए कि संसद के कितने प्रकार के बहुमत की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो आज हम लोग सब क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा चैप्टर क्या है, हमारा इमरजेंसी प्रोविजन है, आपातकालीन प्रावधान है, जो कि हमारे एम लक्ष्मीकांत का क्या है, चैप्टर नंबर 16 है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते। देखो ये जो हमारा बोले तो जो इमरजेंसी प्रोविजन है वो हमारे पार्ट मतलब 18 में है, यानी संविधान के भाग 18 में है। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 352 से आर्टिकल 352 से आर्टिकल 352 से 360 तक है, ठीक है। आर्टिकल 352 से कितना तक है, 360 तक है। और हमारे संविधान के किस भाग में है, भाग 18, ठीक है। कितने भाग में है, पार्ट 18। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हमारा इमरजेंसी प्रोविजन क्या है, यह कितने तरह का होता है, यह 3 तरह का होता है, मैंने बता दिया। और इसके घोषणा का आधार क्या है, यानी यह जो नेशनल इमरजेंसी है वो किस स्थितियों में लागू किया जाता है, ठीक है। तो देखो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इमरजेंसी प्रोविजन। तो क्या लिखा है हमारे बुक में, अगर हम लोग देखें उसी का मैंने पीडीएफ लाई हूँ। तो देखो क्या लिखा है, देखो संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक क्या है, हमारे आपातकालीन प्रावधान उल्लेखित है, ठीक है। अब मैंने बताया था कि आपातकालीन प्रावधान को मतलब जो हमारा इमरजेंसी प्रोविजन है उसको जोड़ने का आखिर संविधान में लिखने का उद्देश्य क्या था। तो देखो ये प्रावधान केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से, मैंने क्या बताया, प्रभावी रूप से क्या करता है, निपटने में सक्षम बनाता है। मैंने क्या बताया कि जो हमारा इमरजेंसी प्रोविजन है वो केंद्र सरकार को, क्या मैंने बताया, जो हमारा आपातकालीन प्रावधान है वो केंद्र सरकार को किसी भी असामान्य परिस्थिति से प्रभावी रूप से निपटने में क्या करता है, उसकी मदद करता है। जैसे मान लो कोई युद्ध हो गया या कोई बाह्य आक्रमण हो गया या सशस्त्र विद्रोह हो गया, तो ये जो ऐसी मतलब परिस्थितियां हमारे देश में सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं, तो उससे निपटने के लिए और किस तरह प्रभावी रूप से निपटने के लिए क्या किया गया है, इन प्रावधानों को जोड़ा गया है। अब अगर हम लोग इसका उद्देश्य देखें कि हमारे संविधान में इमरजेंसी प्रोविजन को जोड़ने के उद्देश्य क्या है, तो देखो इसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य देखो, ये पेन चालू क्यों नहीं रहा, संविधान में इसको जोड़ने का उद्देश्य क्या है कि हमारी जो देश की संप्रभुता है, संप्रभुता किसे कहते हैं, वैसा देश जो अपने आंतरिक तथा बाह्य मामलों से रिलेटेड सभी जो निर्णय है वो लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। तो ये क्या है कि इन प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य देश की संप्रभुता, मैंने संप्रभुता बता दिया, ठीक है, क्या है, और देश की एकता अखंडता, मैंने क्या बताया कि प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य क्या है, तो जो हमारी देश की संप्रभुता है और देश की क्या है, हमारी एकता है, अखंडता है, और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था। भारत कैसा देश है, डेमोक्रेसी कंट्री है। तो क्या है कि इसको जोड़ने का उद्देश्य क्या है कि देश की जो संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है, और जो लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है, और क्या हो सके, और संविधान की सुरक्षा के लिए इन प्रावधानों को क्या किया गया, जोड़ा गया। देखो तथा संविधान की सुरक्षा करना आपातकालीन मतलब इनका क्या है उद्देश्य, मैंने क्या बताया
कि इमरजेंसी प्रोविजन का उद्देश्य क्या है, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना है, ठीक है। और इन प्रावधानों को जोड़ने का मतलब क्या रीजन है, क्योंकि यह केंद्र सरकार को किसी भी असामान्य परिस्थिति से प्रभावी रूप से निपटने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने जाना कि हमारा इमरजेंसी जो प्रोविजन है वो हमारे संविधान के भाग 18 में आर्टिकल 352 से 360 तक है, ठीक है। और हम लोगों ने ये भी जाना कि इसके मतलब हमारे संविधान में इन प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य क्या है, कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की सुरक्षा करना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर इस इमरजेंसी प्रोविजन में होता क्या है। देखो, तो अगर हम बताएं तो आपका इमरजेंसी प्रोविजन में होता क्या है कि हमने क्या है, संघीय व्यवस्था को अपनाया है। संघीय व्यवस्था में होता क्या है कि केंद्र तथा राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है, ठीक है। शेड्यूल नंबर 7 में आपने पढ़ा होगा। हमने क्या किया है कि संघीय व्यवस्था को अपनाया, जिसमें क्या होता है कि केंद्र जो कि अपर लेवल पे है और राज्य दोनों के बीच में शक्तियों का हम लोग क्या कर देते हैं, विभाजन कर देते हैं। लेकिन आपातकालीन प्रोविजन में क्या होता है कि जो हमारी केंद्र तथा राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है वो क्या हो जाता है, निलंबित हो जाता है। इस समय ना क्या होता है कि आपातकालीन स्थिति में, देखो आपातकालीन स्थिति में केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाता है, ठीक है। मैंने क्या बताया कि अगर इमरजेंसी प्रोविजन लगता है तो क्या होता है कि हमारी केंद्र सरकार क्या होती है, सर्वशक्तिमान होती है। अब सारा चीज माने पूरे देश का जो राज्य माने राज्य व्यवस्था है वो किसके हाथ में चली जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, ठीक है। और हो जाता है तथा सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। मैंने क्या बताया कि दोनों के बीच में जो शक्तियों का विभाजन है वो निलंबित हो जाता है और सभी राज्य क्या हो जाती है, केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में क्या हो जाती है, आ जाती है, ठीक है। देखो, केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं और ये क्या करते हैं कि ये संविधान में औपचारिक संशोधन किए बिना इस संघीय ढांचे को, मैंने क्या बताया कि हमने किस पद्धति को अपनाया, संघीय ढांचे को अपनाया, जिसमें जो हमारी शक्तियां है वो केंद्र तथा राज्यों के बीच में क्या विभाजित है। लेकिन क्या होगा कि अगर ये हमारा इमरजेंसी प्रोविजन लागू होता है तो क्या होता है कि ये संविधान में औपचारिक संशोधन किए बिना ही क्या करता है कि ये बिना इस संघीय ढांचे को, किस ढांचे को, संघीय ढांचे को एकात्मक ढांचे में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। एकात्मक का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे सारे रूल रेगुलेशन है, लॉ एंड ऑर्डर का जो भी काम है वो क्या होगा, अब सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, अब राज्य सरकार के पास कोई भी शक्ति नहीं रहती है, ठीक है। तथा सामान्य में राजनीतिक व्यवस्था का संघीय स्वरूप से आपातकाल में एकात्मक स्वरूप इस प्रकार है, ठीक है। इसी तरह देखो, हमारे एक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। देखो, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि अमेरिका सहित संघीय व्यवस्थाएं, यानी अमेरिका भी क्या है, एक फेडरल कंट्री है, लेकिन इनका कहना है कि अमेरिका सहित सभी संघीय व्यवस्थाएं क्या है कि एक संघवाद के कड़े स्वरूप है, यानी संघवाद के क्या है, वो एक कड़े स्वरूप है। मतलब कि यहाँ पे किसी भी परिस्थिति में ये अपना स्वरूप और आकार परिवर्तित नहीं कर सकते। मतलब कुछ भी हो जाए, जो हमारी वहाँ पे अमेरिका में है, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्या होगा, मतलब वो मतलब और जो राज्यों और बोल सकते हैं कि जो अमेरिका में राज्यों और क्या बोल सकते हैं कि केंद्र के बीच में जो शक्तियों का विभाजन किया गया है तो किसी भी परिस्थिति में बदल नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो संघीय व्यवस्था के कड़े स्वरूप के क्या है, उदाहरण है। लेकिन हमारा जो देश है, हमारे देश की संघीय व्यवस्था अपने परिस्थिति के अनुसार क्या हो सकती है, बदल सकती है। तो देखो, इन्होंने यही कहा है कि अमेरिका सहित सभी संघीय व्यवस्थाएं संघवाद के कड़े स्वरूप में है, किसी भी परिस्थिति में अपना स्वरूप और आकार ये क्या कर सकती है, नहीं बदल सकती है। दूसरी ओर भारत का संविधान, मैंने क्या बताया कि दूसरी ओर भारत का संविधान समय एवं परिस्थिति के अनुसार एकात्मक एवं संघीय दोनों प्रकार का हो सकता है, ठीक है। मैंने क्या बताया कि जो हमारा भारत का संविधान है वो समय एवं परिस्थिति के अनुसार वो क्या हो सकता है, संघीय और एकात्मक दोनों हो सकता है। ऐसा नहीं कि हमारा एकदम जैसे संविधान है वो फ्लेक्सिबल है, हमारा संविधान क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। यहाँ पे क्या होगा कि समय और परिस्थिति के अनुसार क्या हो जाएगा, ये परिवर्तित हो सकता है, ठीक है। परिवर्तित हो सकता है। यह इस प्रकार निर्मित किया गया है कि सामान्यतः यह संघीय व्यवस्था के अनुरूप कार्य करता है, ठीक है। मतलब बनाया तो ऐसे गया है कि यह संघीय व्यवस्था की तरह ही काम करता है, परंतु आपातकाल में यह क्या हो जाता है,
एकात्मक व्यवस्था के स्वरूप को अपना लेता है। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने देख लिया कि हमारा इमरजेंसी प्रोविजन क्या है, जो कि हमारे संविधान के भाग 18 में है और आर्टिकल 352 से 360 तक है। ठीक है, हम लोगों ने ये भी जोड़ा कि इन प्रावधानों को हमारे संविधान में जोड़ने का उद्देश्य क्या था, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना था। हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, और हमने ये भी बताया कि आपातकालीन प्रोविजन में क्या होता है कि केंद्र सर्वशक्तिमान हो जाता है, सारी चीजें हमारी देश की जो भी है कानूनी व्यवस्था वो किसके अनुसार होगी, अब केंद्र के अनुसार होगी, और राज्य भी, जो सारी हमारी राज्य वो भी किसके कंट्रोल में हो जाती है, केंद्र के कंट्रोल में हो जाती है। ठीक है, और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा कि अमेरिका सहित संघीय, इन्होंने कहा कि अमेरिका सहित सभी संघीय व्यवस्था एक कड़े संघवाद के मतलब क्या उदाहरण है, लेकिन जो हमारा भारत का संविधान है उस समय और परिस्थिति के अनुसार क्या हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, देखो अब हमने बताया था कि आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि इमरजेंसी कितने तरह का होता है। तो देखो जो हमारा इमरजेंसी होता है वो 3 तरह का होता है। एक क्या होता है हमारा नेशनल इमरजेंसी, जो हमारा इमरजेंसी है, देखो जो हमारा इमरजेंसी है, इमरजेंसी वह कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है। ठीक है, अब इन सब के मैं नाम बता दे रही हूँ और फिर इनके आर्टिकल्स को बता दे रही हूँ कि ये कौन कौन से आर्टिकल्स में क्या होते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, देखो तो पहला क्या है हमारा, पहला क्या है नेशनल इमरजेंसी, पहला क्या है नेशनल नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी ये किस आर्टिकल में पड़ता है, आर्टिकल 352। ठीक है, आर्टिकल 352। मैंने क्या बताया कि जो हमारी इमरजेंसी है वो कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, जिसमें से पहला क्या है हमारा नेशनल इमरजेंसी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, और सेकंड क्या है हमारा स्टेट इमरजेंसी, स्टेट स्टेट इमरजेंसी। ठीक है, स्टेट इमरजेंसी ये किस आर्टिकल में है, ये आपका आर्टिकल पड़ जाएगा आर्टिकल 356। ठीक है, 356। और फिर क्या हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आज तक अभी भी कभी भी लागू नहीं हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अब तक कौन सा आर्टिकल कभी भी लागू नहीं हुआ है, तो आर्टिकल 360। एक मिनट, देखो फिर क्या है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, ये कितने आर्टिकल में है, आर्टिकल 360, आर्टिकल 360। मैंने बताया कि हमारा इमरजेंसी कितने तरह का होता है, यानी इमरजेंसी जो आपातकाल है वो 3 तरह का होता है। पहला क्या हमारा नेशनल इमरजेंसी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आपात, जो कि आर्टिकल 352 में पड़ता है। और सेकंड क्या हमारा स्टेट इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 356 में पड़ता है। और थर्ड क्या हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात। ठीक है, जिसमें कौन से आर्टिकल में ये पड़ जाता है, आर्टिकल 360। ठीक है, अब हम लोग सबके बारे में बहुत गहराई से पढ़ेंगे। ठीक है, कि जो नेशनल इमरजेंसी है इसके घोषणा का आधार क्या है, और इसकी घोषणा किसके सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं, और क्या अगर एक बार राष्ट्रपति घोषणा कर दिए तो इसकी वैलिडिटी कितने दिन होगी। ठीक है, और फिर राष्ट्रीय मतलब इमरजेंसी का यानी नेशनल इमरजेंसी का मतलब जो इम्पैक्ट है हमारे भारत पर वो किन किन चीजों पर पड़ता है, और फिर स्टेट इमरजेंसी, फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी देखेंगे। देखो तो जो हमारा नेशनल इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी के घोषणा के आधार को अगर बताएं कि नेशनल इमरजेंसी के घोषणा का आधार क्या है, मतलब ये किस आधार पर मतलब इसकी घोषणा की जाएगी, नेशनल इमरजेंसी के घोषणा
के आधार, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी घोषणा के आधार। तो पहला क्या है हमारा, देखो पहला क्या है, पहला है हमारा क्या है, पहला अगर हमारे देश में बाह्य आक्रमण हो जाता है, यानी हमारे भारत देश में मान लो कोई चीन अटैक कर देता है या कोई पाकिस्तान अटैक कर देता है, तो क्या हो जाएगा उस समय पे हमारा क्या हो जाएगा, नेशनल इमरजेंसी लग जाएगा। तो बाह्य आक्रमण के समय, ठीक है, बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण, आक्रमण के समय, ठीक है, बाह्य आक्रमण के समय। और सेकंड क्या होगा, अगर हमारा किसी भी देश से युद्ध हो जाता है, यानी मान लो पाकिस्तान या चाइना से क्या हो गया, हमारा युद्ध हो गया, सेकंड क्या है, युद्ध। और थर्ड क्या है हमारा, सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, सशस्त्र, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। देखो 1975 में जो हमारा इमरजेंसी लगा था इंदिरा गांधी के समय में, 25 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, संविधान का हत्या दिवस, ठीक है, क्योंकि उस समय हमारी इंदिरा गांधी ने क्या किया था, 25 जून को 1975 में वो आंतरिक अशांति के आधार पर क्या कर दिया था, नेशनल इमरजेंसी को लगा दिया था। तो पहले क्या था, इस सशस्त्र विद्रोह की जगह क्या था ना कि हमारा आंतरिक अशांति था, आंतरिक अशांति, ठीक है, आंतरिक अशांति। फिर इस आंतरिक अशांति को 1978 के, देखो इस आंतरिक अशांति को 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें, मैंने क्या बताया कि पहले सशस्त्र विद्रोह के सशस्त्र विद्रोह की जगह क्या था, हमारा आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति था, जो कि 1975 में हमारी इंदिरा गांधी ने लगाया था। अब इसको क्या किया गया ना कि 1978 के 44वें संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा इसको क्या किया गया कि इस आंतरिक अशांति के जगह पे इसको सशस्त्र विद्रोह की जगह क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। तो 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, इस आंतरिक अशांति की जगह पे सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, ठीक है। तो मैंने बताया कि नेशनल इमरजेंसी की घोषणा के आधार क्या है, पहला अगर हमारे देश पे कोई बाह्य मतलब आक्रमण होता है, कोई कंट्री क्या करती है, अटैक कर देती है, जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, मतलब कोई भी। और दूसरा क्या है हमारा युद्ध, अगर किसी भी देश से हमारा युद्ध हो जाता है तो उस समय भी क्या हो सकता है, हमारा नेशनल इमरजेंसी लग सकता है। और सेकंड क्या है, सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह का मैंने बताया कि सशस्त्र विद्रोह पहले नहीं हुआ करता था, इसके जगह पे पहले क्या था, आंतरिक अशांति था, ठीक है। आंतरिक अशांति को 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह की जगह मतलब रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो नेशनल इमरजेंसी इसकी घोषणा कैसे होती है, किसके सिफारिश पर होती है, ठीक है। देखो तो जो हमारा मैंने ये बता दिया कि हमारे संविधान में 3 प्रकार के क्या है, आपातकाल है, सबको बता दिया, ठीक है। पहला क्या हमारा नेशनल इमरजेंसी है, आर्टिकल 352। और दूसरा क्या है, देखो अब मैंने ये सब तो आपको बता दिया है कि क्या है, कितने तरह की इमरजेंसी है। अब इसको देख लेते हैं कि हमारा जो नेशनल इमरजेंसी है उसके घोषणा का मतलब इसकी घोषणा कौन करते हैं, ठीक है। तो देखो घोषणा का आधार क्या है, मैंने बता दिया आपको कि पहला क्या है हमारा, मैंने क्या बताया कि जो हमारी नेशनल इमरजेंसी है उसके घोषणा का आधार क्या है। तो पहला क्या है हमारा, यहाँ पर लिखा है आर्टिकल 352। देखो यहाँ पे युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, मैंने बता दिया ना कि नेशनल इमरजेंसी की घोषणा का आधार क्या है। तो पहला क्या हमारा युद्ध है, फिर बाह्य आक्रमण है, फिर क्या हमारा सशस्त्र विद्रोह है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसकी घोषणा, इसकी मतलब कि ये लागू कौन करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जो हमारी नेशनल इमरजेंसी है, यानी जो हमारा बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल है, वो मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर क्या होते हैं, हमारे राष्ट्रपति क्या करते हैं, लागू करते हैं, ठीक है। मंत्रिमंडल के, मैंने क्या बताया, देखो यहाँ पे है, देखो मैंने क्या बताया कि राष्ट्रीय यानी नेशनल इमरजेंसी को लागू कौन करता है, तो नेशनल इमरजेंसी को
मंत्रिमंडल की सलाह पर, यानी मंत्रिमंडल की सलाह, यानी जो हमारा मंत्रिमंडल है वो क्या करेगा, राष्ट्रपति को क्या करेगा, सलाह देगा कि आप हाँ नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दो। तो क्या मैंने बताया कि मंत्रिमंडल की सलाह के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने की सलाह, आपातकाल मंत्रिमंडल को, देखो हाँ यहाँ पे दिया, देखो कि जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की उस उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर करते हैं। क्या मैंने बताया कि लिखित सिफारिश पर, ये नहीं कि मंत्रिमंडल ने बोला ऐसे सीटी बजा के कि हाँ प्रेसिडेंट आप क्या करो ना कि आप नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दो, ऐसे नहीं होता। अगर मंत्रिमंडल क्या करे, लिखित लिखित सिफारिश दे, मैंने क्या बताया कि अगर मंत्रिमंडल क्या करे, अपना लिखित सिफारिश देता है कि हाँ हमारे देश में ऐसी परिस्थिति बन गई है कि हमें लगता है कि नेशनल इमरजेंसी को क्या कर देना चाहिए, लागू कर देना चाहिए, तो मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नेशनल इमरजेंसी को क्या कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है। अब जब राष्ट्रपति इसे लागू करते तो इसकी वैलिडिटी कितने दिन होती है, 30 दिनों तक यह क्या रहता है, लागू रहता है। और फिर इसे आगे बढ़ाने के लिए, यानी इसका मतलब अगर बोले तो इसे आगे बढ़ाने के लिए आपको संसद से क्या करना पड़ता है, अनुमति लेना पड़ता है। ठीक है, तो संसद से आप अगर अनुमति लोगे तो कितने बहुमत से आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, देखो तो आपको हम बता दें कि 2/3 बहुमत से क्या लेना पड़ता है आपको, देखो यहाँ पे अगर मैंने क्या बताया कि अगर राष्ट्रपति एक बार क्या करते हैं, नेशनल इमरजेंसी को लागू कर देते हैं तो उसकी वैलिडिटी कितने दिन होती है, 30 दिन होती है। लेकिन उसे और आगे जारी रखने के लिए क्या करना पड़ता है, संसद का क्या बोल सकते हैं कि एक तरह से संसद का वो बोल सकते हैं कि अनुमोदन लेना पड़ता है। ठीक है, तो आपातकाल की घोषणा अथवा इसके जारी रहने के पड़ते हैं, तो अगर संसद से अनुमोदन लेना पड़ता है तो कितने मतलब सदस्यों की वो वोटिंग चाहिए, तो 2/3 बहुमत चाहिए। ठीक है, यानी 2/3 बहुमत को क्या बोलते हैं, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत द्वारा इस क्या किया जाता है कि और इसे आगे दिन तक ऐसे करके 6 माह तक क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, और फिर इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो मैंने बताया कि हमारा नेशनल इमरजेंसी है वो राष्ट्रपति लागू करते हैं किसके, मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर, और ये जब लागू करते हैं तो इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 30 दिन तक होती है। और अगर आप इसे और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो क्या होता है, संसदीय अनुमोदन की जरूरत होती है, और संसद अपना क्या करती है, विशेष बहुमत से अगर उसने विधेयक को पास कर दिया तो क्या होगा कि ये ऐसे करके 6 माह तक बढ़ सकता है। ठीक है, और ऐसे करके ये कितने समय तक बढ़ सकता है, अनंत काल तक। ठीक है, मैंने क्या बताया कि ऐसे करके इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। अब मैंने तो बता दिया कि इसकी घोषणा कैसे होती है, अब इसका हम लोग देख लेते हैं कि समाप्ति कैसे होता है, यानी एक बार लागू हो गया तो इसकी समाप्ति कैसे होती है। देखो, तो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किसी भी समय एक दूसरी उद्घोषणा से समाप्त की जा सकती है। ऐसी उद्घोषणा को संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। मैंने क्या बताया कि अगर आपको आगे बढ़ाना है 30 दिनों से तो संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है, वो भी कितने बहुमत से, 2/3 बहुमत, यानी विशेष बहुमत से। लेकिन आपको समाप्त करना है तो राष्ट्रपति जो है वो किसी भी समय एक दूसरी उद्घोषणा से समाप्त की जा सकती है, और इसके लिए संसदीय अनुमोदन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इसके लिए इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को ऐसी उद्घोषणा को समाप्त कर देना आवश्यक है जब लोकसभा इसके इसके जारी रहने के अनुमोदन का प्रस्ताव निरस्त कर दे। ठीक है, इतना हम लोगों ने बता दिया। अब देखो आगे क्या हमें पढ़ना है। आपको बताया ना कि जब एक बार लागू होता है तो 30 दिनों तक जारी रहेगा। फिर क्या है, अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव क्या है, यानी जब हमारा नेशनल इमरजेंसी देश में लागू होता है तो उसका प्रभाव किन किन चीजों पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो हमारा नेशनल इमरजेंसी है उसका प्रभाव केंद्र राज्य संबंधों के, मतलब जो हमारा केंद्र और राज्यों के बीच का संबंध है उन पर क्या आपको देखने को मिलेगा, इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और दूसरा क्या है, हमारा लोकसभा तथा
विधानसभा के कार्यकाल पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और तीसरा क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स पर क्या मिलेगा, इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो मैंने क्या बताया, अब बता दे रहे हैं शुरू से कि हम लोग नेशनल इमरजेंसी को पढ़ रहे हैं, जिसके घोषणा का आधार क्या है, बाह्य आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह। पहले क्या था, सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति थी। फिर लेकिन हम लोग 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति को रिप्लेस कर देते सशस्त्र विद्रोह से। ठीक है, अब मैंने बताया कि नेशनल इमरजेंसी लागू कैसे होती है। तो मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति इसे लागू करते हैं, और फिर जब राष्ट्रपति इसे लागू करते हैं तो ये कितने दिन तक लागू रहता है, यानी 30 दिन तक। फिर अगर इससे आपको आगे बढ़ाना है, 30 दिनों से आगे बढ़ाना है, तो आपको संसदीय अनुमोदन की जरूरत होती है, वो भी कितने बहुमत से, विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत से। ठीक है, और ऐसे करके आप 6 माह तक बढ़ा सकते हैं, ऐसे करके अनंत काल तक बढ़ा सकते हैं। फिर मैंने बताया कि उद्घोषणा की समाप्ति कैसे हो सकती है, तो राष्ट्रपति कभी भी किसी भी समय दूसरे उद्घोषणा द्वारा इसकी समाप्ति कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव क्या है, यानी इसका जो इम्पैक्ट है किन किन चीजों पर पड़ता है। तो हमारा पहला क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच का जो संबंध है उन पर पड़ेगा, और दूसरा किस पर पड़ेगा, लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल पर। ठीक है, उनके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और तीसरा किस पर पड़ेगा, हमारे फंडामेंटल राइट्स पर। ठीक है, तो देखो फिर हमारा पहला क्या है, केंद्र राज्यों के संबंध पर इसका क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। तो पहला किस पर पड़ेगा, कार्यपालक, देखो पहला किस पर पड़ेगा, कार्यपालक। फिर दूसरा किस पे पड़ेगा, हमारा विधायी पे पड़ेगा। और फिर तीसरा किस पे पड़ेगा, हमारा तीसरा वित्तीय, देखो फिर तीसरा किस पे पड़ेगा, हमारे वित्तीय संबंधों पर पड़ेगा। ठीक है, मैंने क्या बताया, पहला किस पर, कार्यपालिका पर, और दूसरा किस पर, विधायिका पर, और तीसरा वित्तीय संबंधों। इन 3 संबंधों पर किसका मतलब नेशनल इमरजेंसी का आपका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो केंद्र राज्यों के संबंधों पर प्रभाव, तो कार्यपालिका पर इसका कैसे प्रभाव पड़ता है कि जब हमारा नेशनल इमरजेंसी लागू होता है तो राज्य सरकार की जितनी भी कार्यकारी शक्तियां है यहाँ, ठीक है, मैंने क्या बताया कि जब नेशनल इमरजेंसी लागू होता है तो जो राज्य सरकार की जितनी भी कार्यकारी सरकारियां है वो केंद्र सरकार की क्या हो जाती है, नियंत्रण में आ जाती है। देखो मैंने क्या बताया कि आपातकाल के समय केंद्र की कार्यपालक शक्तियों का विस्तार राज्यों को उसकी कार्यपालक शक्तियों के प्रयोग के तरीकों के संबंधों में निर्देश देने तक हो जाता है। ठीक है, यानी वो निर्देश दे सकता है उसके कार्यों के संबंध में। सामान्य समय में मैंने बताया कि सामान्य परिस्थिति में क्या होता है कि जो हमारी राज्य को केवल सामान्य परिस्थितियों में जो हमारा केंद्र है वो राज्यों को केवल कुछ विशेष विषयों पर ही कार्यकारी निर्देश दे सकता है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि जो सामान्य परिस्थिति होती है तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा केंद्र है वो कुछ विशेष विषयों पर ही क्या कर सकता है, कार्यकारी निर्देश दे सकता है। किंतु वर्ड देखो यहाँ पे, देखो किंतु राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र को किसी राज्य को किसी भी विषय पर कार्यकारी निर्देश देने का शक्ति क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ठीक है, मैंने सामान्य परिस्थिति में क्या बताया कि जो हमारी केंद्र है केवल कुछ ही विषयों पर क्या कर सकती है, राज्यों को निर्देश दे सकती है, कार्यकारी निर्देश दे सकती है। लेकिन जब हमारा नेशनल इमरजेंसी लागू हो जाएगा तो क्या होगा कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र को किसी भी राज्यों को किसी भी विषयों पर कार्यकारी निर्देश देने का क्या हो जाता है, शक्ति प्राप्त हो जाती है। अतः राज्य सरकारें केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में हो जाती है। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर जो इमरजेंसी जब भी लगता है तो हमारी जो केंद्र सरकार होती है वो क्या हो जाती है, सर्वशक्तिमान हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, अतः राज्य सरकारें केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में हो जाती है, अतः लेकिन वो क्या हो जाती है, निलंबित नहीं किया जाता। यानी जो हमारी राज्य सरकारें होती है वो उनका जो शक्ति होता है वो केंद्र के पास चला जाता है, लेकिन वो जो वहाँ की सरकारें हैं, यानी मान लो यूपी में है तो यूपी का जो मंत्री परिषद है, वहाँ के जो सीएम है, उनको नहीं निलंबित किया जाएगा, बस उनकी शक्तियों को कुछ समय के लिए ले लिया जाएगा। ठीक है, अब क्या हमारे इसका विधायी प्रभाव क्या है, देखो इसका विधायी प्रभाव क्या है। तो देखो क्या होता है ना कि हमारे संघ सूची है और एक राज्य सूची है। संघ सूची पर कानून कौन बनाता है, केंद्र बनाता है, और राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है, हमारी राज्य बनाती है। तो उसी
उसी तरह देखो क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद को, मैंने किसको बोला, संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ऐसे राज्य सूची विषयों पर कानून कौन बनाते हैं? कौन बनाते हैं? हमारी राज्य बनाती है। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी लागू होता है तो राज्य सूची विषयों में, राज्य सूची में जितने भी क्या दिए गए, विषय दिए गए, उन पर कानून बनाने का अधिकार किसका हो जाता है? हमारे संसद का हो जाता है। ठीक है, संसद का हो जाता है। यद्यपि किसी राज्य विधायिका की विधायी शक्तियों को निलंबित नहीं किया जाता है, मतलब उसकी जो विधायी शक्तियां होती है जो हमारी राज्य की, उसको निलंबित नहीं किया जाता, बस कुछ समय के लिए उसकी शक्तियों को क्या किया जाता है? ले लिया जाता है। ठीक है, यह संसद की असीमित शक्ति का प्रभाव है। यानी असीमित शक्ति तो हो ही गया, जैसे कि आप ले रहे हो उन लोग से कानून बनाने का अधिकार। अतः केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के सामान्य वितरण क्या हो जाता है? निलंबित हो जाता है। मैंने क्या बताया कि संघीय व्यवस्था में हम लोगों ने क्या किया? केंद्र तथा राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया है। लेकिन जब हमारी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो इन दोनों के बीच का जो विधायी शक्तियां है वो क्या हो जाती है? निलंबित हो जाती है। ठीक है, अब इसका हम लोग वित्तीय प्रभाव देख लेते हैं कि वित्तीय यानी पैसे से रिलेटेड जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है नेशनल इमरजेंसी का। तो देखो, जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तब राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के मध्य करों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। होता क्या है ना कि जो हमारी केंद्र है वो राज्यों को क्या करती है? मतलब पैसे देती है, जैसे एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए। तो वो क्या कर सकती है ना कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगा तो या तो उस पैसे को कम कर सकती है या क्या कर सकती है? समाप्त कर सकती है। आप लोगों ने अभी बोले तो 2 दिन पहले न्यूज में सुना होगा कि जो हमारी केंद्र सरकार है वो उसने क्या किया है कि जो हमारी तमिलनाडु गवर्नमेंट है उसको जो एजुकेशन के लिए फंड दिया जाता है, यानी जो शिक्षा के लिए पैसा दिया जाता है, उसको देने से मना कर दिया है। क्यों किया है? उसका एक रीजन है। क्यों? क्योंकि जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उस पर हमारी सरकार क्या कहती है? देखो, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, मैंने क्या बताया कि जो हमारी एक अभी हाल ही का न्यूज है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने तमिलनाडु सरकार को क्या किया? एजुकेशन के लिए जो फंड दिया जाता है उसको क्या किया? इसने रोक दिया है। होता क्या है ना कि देखो, अगर आपको एक मैं पॉलिसी बता दूं कि हमारा एक क्या आया है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। भारत सरकार क्या लेकर आई है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, तो इसमें भारत सरकार ने क्या कहा है कि सभी राज्यों को त्रिस्तरीय भाषा पे काम करना है। यानी इसमें क्या कहा गया है कि सभी राज्यों को त्रिस्तरीय भाषा पर क्या करना है? काम करना है। पहला इसमें कौन होगा? पहला आपको हिंदी पे काम करना है। ठीक है, हिंदी पे काम करना है। और सेकंड क्या हमारा जो आपका लोकल लैंग्वेज है, जैसे आप केरला में चले जाओ तो वहां पे उनका लोकल लैंग्वेज क्या है? मलयालम है। तो आपका जो लोकल लैंग्वेज है उस पर भी काम करना है, उसको भी लागू करना है। और सेकंड क्या है हमारा? एक इंग्लिश है। ठीक है, और सेकंड क्या है हमारी? एक इंग्लिश है। ठीक है, तो हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला है, मतलब केंद्र सरकार ने क्या बोला है कि आपको सभी राज्यों को इस त्रिस्तरीय भाषा पर क्या करना है? काम करना है। पहला तो आपको क्या करना है कि आपको हिंदी अनिवार्य रूप से क्या करना है? आपको लागू करना है। यानी अगर हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले और आपका गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक चले तो हम लोग भारत को ना एक मतलब क्या बोल सकते हैं कि एक मोतियों की जो माला है उसमें क्या कर सके? बना सके, ताकि अगर आप हिंदी बोलो तो हिंदी से क्या होगा कि हम लोग भारत को एक मतलब ऐसे जोड़ सकते हैं। तो इसने क्या बोला है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने बोला है कि आपको हिंदी तो अनिवार्य रखना ही है। और जो आपका लोकल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज में भी आप करो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और वर्ल्ड से जुड़ने के लिए और विश्व से जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंग्लिश भी सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो हमारी तमिलनाडु की गवर्नमेंट है, तमिलनाडु में आपका वो अलग उनका लोकल लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं ना, तमिल है उनका, तो ये बोल रहे हैं कि नहीं हम तो तमिल में ही काम करेंगे, हमें हिंदी नहीं करना है। वहां पे इंग्लिश और तमिल चलता होगा, लेकिन ये क्या करे कि हाँ वो बोल रहे कि हम यहाँ पे हिंदी पर काम नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो एजुकेशन के लिए फंड दिया जाता है उसको क्या कर दिया? रोक दिया। तो ऐसे क्या होता है
कि जो हमारी केंद्र सरकारें होती है वो राज्य को क्या करती है, फंड देती है, पैसे देती है एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना कि जब हमारा नेशनल इमरजेंसी लगेगा तो जो हमारे राष्ट्रपति है या तो उस फंड को रोक सकते हैं या उसे कम कर सकते हैं, ठीक है। बस समझ में आया ये क्या है कि पहला कार्यपालिका पर प्रभाव पड़ेगा और दूसरा विधायिका पर और तीसरा वित्तीय पर भी, यानी फाइनेंशियल से रिलेटेड, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा जो लोकसभा तथा राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव क्या पड़ता है। देखो अगर नेशनल इमरजेंसी होता है तो हमारे लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऐसा कब हुआ था, ऐसा हुआ था 5वीं लोकसभा, ठीक है। ऐसा आपको मिलेगा, उदाहरण के लिए 5वीं लोकसभा जो कि 1971 से 1977 का कार्यकाल 2 बार एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, ठीक है। जब इंदिरा गांधी ने अपना क्या किया था, नेशनल इमरजेंसी लगाया था 1975 में, तो उस समय 1 साल के लिए हमारे लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था, ठीक है। अब इसका मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखो अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे ही क्या होता है ना कि जैसे ही आर्टिकल हमारा 352 लागू होता है, यानी क्या होता है आर्टिकल 352, ये क्या है हमारी नेशनल इमरजेंसी है। अब यह जैसे ही लागू होता है ये अपने साथ 2 आर्टिकल साथ में लेकर आता है, बाय 1 गेट 1 फ्री, ठीक है। ये क्या करता है कि जैसे ही आर्टिकल 352 लागू होता है ये क्या करता है कि ये बोलता है कि और मेरे साथ और 2 आर्टिकल्स आ जाओ तभी मैं क्या लगूंगा, अच्छा लगूंगा। तो ये क्या करता है कि आर्टिकल 358 को भी क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। मैंने क्या बताया कि जैसे ही हमारा नेशनल इमरजेंसी यानी आर्टिकल 352 लागू होता है वैसे ही हमारा आर्टिकल 358 लागू होता है। और ये जो हमारा आर्टिकल 358 है वो क्या करता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट का जो हमारा आर्टिकल क्या है 19, फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल 19 है उसे क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19 में आप लोगों ने सुना होगा राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, हमें कहीं भी घूमने की आजादी है, हमें कहीं भी, मतलब ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये क्या करता है ना कि फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 19 को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है आर्टिकल 358 लागू होकर। और एक आर्टिकल कौन सा लागू होता है, देखो और एक आर्टिकल लागू होता है आर्टिकल 359। ये जैसे ही लागू होता है तो ये फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी फंडामेंटल राइट के आर्टिकल्स को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि इसका फंडामेंटल राइट पर क्या अधिकार पड़ता, मतलब प्रभाव पड़ता है। तो जैसे ही आर्टिकल 352 लागू होता है वो अपने साथ 2 आर्टिकल लेकर आता है, बोलता है कि चलो मैं थोड़ा अकेले अच्छा नहीं लग रहा हूँ, तुम लोग भी थोड़ा मेरे साथ चलो, अच्छा लगेगा, ठीक है, थोड़ा मेरे प्रभाव को और अच्छे से देखा जाएगा। तो ये क्या करता है कि आर्टिकल 358 भी लागू हो जाता है और आर्टिकल 358 फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 19 को क्या कर देता है, निलंबित कर देता है। और आर्टिकल 359 हमारे फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 20 एंड 21 को क्या कर देता है, निलंबित कर देता है, ठीक है। अब हम लोगों ने इसके प्रभाव को देख लिया कि हमारे नेशनल इमरजेंसी का प्रभाव क्या है। अब मैं आपको बता दूं कि हमारा जो नेशनल इमरजेंसी है अब तक कितने बार लागू हुआ है, ठीक है। तो जो हमारा नेशनल इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी वो अब तक 3 बार लागू हो गया है, ठीक है। एक बार कब लागू हुआ था 1962 में, जब चीन ने क्या किया था, जब चीन ने क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। तो यह बाह्य आक्रमण के आधार पर लगा था, बाह्य आक्रमण के आधार पर लगा था, आक्रमण के आधार पर लगा था। और दूसरा बार कब लागू हुआ था हमारा, सेकंड टाइम कब लागू हुआ था 1971 में, जब हमारा पाकिस्तान के साथ क्या होता है, वॉर होता है, तो ये युद्ध के आधार पर लगा था। और तीसरा बार हमारी इंदिरा गांधी ने क्या कर दी थी, लगा दी थी आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में। ये क्या है, आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर, ठीक है, जिसको
1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको रिप्लेस करके सशस्त्र विद्रोह किया गया। ठीक है, अब हमारा जो अगला इमरजेंसी है वो कौन सा है, देखो हमने इन सभी के नेशनल इमरजेंसी के प्रभावों को देख लिया और इसका कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या हमारा स्टेट इमरजेंसी, मैंने बताया कि यह कितने बार लागू हुआ है, एक बार 1962 में लागू हुआ था और एक बार आपका 1971 में लागू हुआ था और एक बार कब लागू हुआ था, 1975 में। ठीक है, बता दिया ना। अब हम लोग देख लेते हैं हमारे स्टेट इमरजेंसी को। कहाँ गया, रुको एक मिनट। हाँ देखो यहाँ पे क्या है हमारा राष्ट्रपति शासन। स्टेट इमरजेंसी को क्या कहते हैं हम लोग, राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारे राज्य सरकार से सारी शक्तियां होती है वो किसके पास आ जाती है, राष्ट्रपति के पास आ जाती है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट इमरजेंसी को राष्ट्रपति शासन। ये कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 356। ठीक है, मैं क्या पढ़ा रही हूँ, हमारा क्या है, स्टेट इमरजेंसी है। ठीक है, इसको हम लोग राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो हमारे राज्य सरकार की जो भी शक्तियां होती है वो किसके हाथ में आ जाती है, राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है। इसलिए हम लोग इसका नाम क्या देते हैं, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो देखो इसके घोषणा का आधार क्या है, यानी किस आधार पर हमारी स्टेट इमरजेंसी जो है उसे लागू कर सकते हैं, कौन, हमारे राष्ट्रपति। ठीक है, तो देखो आपको इसमें कुछ समझना होगा, बहुत अच्छे से समझना होगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा स्टेट इमरजेंसी जो है ना वो न्यूज में बना रहता है। अभी क्या हुआ है कि जैसे मणिपुर में क्या हो रहा है, वायलेंस हो रहे हैं, तो वहां पर भी स्टेट इमरजेंसी लगने के चांसेस है, लेकिन अभी लगा नहीं है। ठीक है, देखो वहां पे क्या घोषणा के आधार का है, क्या है अगर मैं बताऊं तो अनुच्छेद 355, अच्छे से ध्यान से पढ़ना कि अनुच्छेद 355 केंद्र को इस कर्तव्य के लिए विवश करता है। किसको विवश करता है, केंद्र को। आर्टिकल 355 क्या कहता है कि केंद्र को विवश करता है किस बात के लिए, कि प्रत्येक राज्य सरकार संविधान प्रबंध व्यवस्था के अनुरूप ही कार्य करे। यानी जो हमारी जो भी राज्य है वो संविधान के अनुरूप ही क्या करे, शासन करे। ये नहीं कि मनमानी कर दे, आए और बोले कि हम तो रिजर्वेशन समाप्त करेंगे, हम संविधान का जो कोई हम लोग वो क्या बोल सकते हैं कि संविधान का कोई बात ही नहीं मानेंगे। तो आर्टिकल 355 क्या कहता है कि केंद्र का मतलब केंद्र का यह कर्तव्य है कि वो राज्यों को विवश करे कि वो संविधान के अनुसार ही क्या करे, शासन करे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, शासन करे। रुक जाओ, एक मिनट। कहाँ गया, हाँ देखो अब क्या है हमारा, देखो और फिर क्या आगे कहता है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यानी आर्टिकल 356 के अंतर्गत राज्य में संविधान तंत्र के विफल हो जाने पर, मैंने क्या बताया कि अगर हमारा आर्टिकल 356 क्या कहता है कि अगर राज्य में जो हमारी संविधान है वो क्या हो जाती है, फेल कर जाती है, फेल हो जाने पर राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले सकता है। यह सामान्य रूप से राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना चाहिए, इसे राज्य अगर देख लो मैंने क्या बताया कि जो हमारा स्टेट इमरजेंसी है वो कैसे लागू होगा, जब हमारी जो राज्य है वो संविधान के अनुसार कार्य न करे और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों को मानती नहीं है, तो इस आधार पर क्या होगा,
कि हमारा स्टेट इमरजेंसी क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो हमारा स्टेट इमरजेंसी लागू कैसे हुआ कि राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 2 आधारों पर घोषित किया जा सकता है। ठीक है, 2 आधारों पर घोषित किया जा सकता है। तो ढूंढ रहे हो, मिल ही नहीं रहा। अच्छा ठीक है, जो हमारा स्टेट इमरजेंसी है उसका मैंने पीडीएफ नहीं डाला है, उसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, तो हमने आज क्या पढ़ा कि हमारी जो वो क्या बोल सकते हैं कि हमारी नेशनल इमरजेंसी क्या है और उसके प्रभाव किन किन चीजों पर पड़ता है, और नेशनल इमरजेंसी अब तक कितना बार क्या हुआ है, लागू हुआ है, और इसकी घोषणा कौन करते हैं और इसकी समाप्ति कैसे हो सकती है। ठीक है, और हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि हमारा जो नेशनल यानी जो हमारा क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा इमरजेंसी प्रोविजन है वो उसके जोड़ने का संविधान में उद्देश्य क्या था, जो कि हमारे देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना था। ठीक है, और यह केंद्र को किसी भी असामान्य परिस्थिति से प्रभावी रूप से निपटने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा नेशनल यानी जो हमारा इमरजेंसी है वो कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है। हमने क्या क्या पढ़ा कि जो हमारा नेशनल इमरजेंसी वो कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है। क्या होता है, नहीं बल्कि इमरजेंसी एक नेशनल इमरजेंसी होता है और एक स्टेट इमरजेंसी होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। इन दोनों का मैं पीडीएफ अभी नहीं ला पाई हूँ, अगले दिन में क्या कर दूंगी, इसको कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, और फिर क्या है कि हमने देखा कि जो हमारी नेशनल इमरजेंसी है वो किस आधार पर लागू होती है। ठीक है, यानी जो हमारी नेशनल इमरजेंसी के घोषणा का आधार क्या है, तो क्या मैंने देखा कि बाह्य आक्रमण के समय आपका ये लागू होगा, और युद्ध के समय और सशस्त्र विद्रोह के समय। ठीक है, पहले सशस्त्र विद्रोह के जगह क्या था, हमारा आंतरिक अशांति था, जिसको 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया, इसे रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, हाँ कि ये सब तो हम लोग देख लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग स्टेट इमरजेंसी को पढ़ेंगे और हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है। ठीक है, सभी को जय हिंद, नमस्कार।